आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिमन्यु आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर के आया हूं जो किसी दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं, हमारे खुद के शरीर के बारे में होने वाला है। हम एक एक करके उन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपको चौंकाने वाला है। सबसे पहले मैं इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में शुरू करने वाला हूँ। क्या आपको मालूम है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जरा सोचिए। स्किन, लिवर, बोन। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है स्किन, यानी कि त्वचा। लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, इसलिए मैंने एक लिस्ट बनाया है ताकि मैं एक एक चीज आपको डिटेल में बता सकूं। ये स्किन भी हमारी बॉडी का ऑर्गन ही तो होता है, त्वचा ही तो है जो बॉडी में है, बॉडी का एक पार्ट है। और ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है और ये जीके का क्वेश्चन भी बनता है। क्या आपको मालूम है हमारा जो हार्ट होता है वो हमारे मुट्ठी के बराबर होता है। हमारे मुट्ठी का जो साइज होता है, आप अपने मुट्ठी को बंद करिए, ठीक उसी साइज का आपका हार्ट भी होता है। और ये हार्ट ब्लड को जब पंप करता है तो ये 30 फीट तक ऊपर जा सकता है। हम सबको पता है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स बॉडी के बाकी दूसरे जगह से ब्लड को रिसीव करने के काम आते हैं, बल्कि नीचे वाले जो चैम्बर्स होते हैं वो ब्लड को बाहर भेजने के काम आते हैं। तो जब नीचे वाला चैम्बर ब्लड को बाहर भेजने की कोशिश करता है तो वो 30 मीटर ऊपर तक 30 फीट ऊपर तक जा सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, हमारे स्टमक में जो एसिड होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो एक रेजर ब्लेड को भी पिघला दे, उसे भी जला दे, उसे भी डाइजेस्ट कर जाए। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है आपको रेजर ब्लेड खा के चेक करने की कि ये गला पा रहा है कि नहीं गला पा रहा है। हम इसकी बस कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए हमने आपको बताया है कि एसिड कितना स्ट्रांग होता है। आखिर इसे इतना स्ट्रांग होने की जरूरत क्यों है? हम डेली बेसिस पे बहुत ऐसे हार्ड खाना खाते हैं, बहुत ऐसी चीजें खाते हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा सॉलिड होता है। स्टमक में जाने के बाद उसका गलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन काम उसका छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वहां पे वो ठीक से डिकम्पोज हो जाने के बाद, गल जाने के बाद बॉडी उसे वहां से एब्जॉर्ब करना है उसे बॉडी को। तो इसीलिए उसका सिंपल फॉर्म में अपने सरल रूप में आना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगला जो हमारा फैक्ट है वो ये है, हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, चाहे वो आर्टरीज हो, वेन्स हो या कैपिलरीज, तीनों को अगर आप मिलाते हैं ये बहुत ज्यादा लंबा फैलता है। ये इतना ज्यादा लंबा है कि आप पूरे अर्थ को 2 बार कवर कर सकते हैं। और जो इसकी लंबाई होगी वो 60,000 माइल्स तक की लंबाई होगी। क्या आपको मालूम है हमारा जो स्टमक होता है तो 3 से 4 दिन में इसके जो अंदर का लाइनिंग होता है वो नया हो जाता है। ऐसा क्यों? स्टमक का जो एसिड होता है वो उसे जला देता है। इसीलिए स्टमक को दोबारा रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि आप अपने स्टमक को खाली मत रखिए, आप अपने पेट को खाली मत रखिए। आप कुछ ना कुछ खाते रहिए जिससे स्टमक का जो एसिड है पेट को गलाने के बजाय खाना को गलाने में लगा रहे। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि आप हर 2 मिनट 5 मिनट पे खाते रहें। ओवर ईटिंग भी जरूरी नहीं है और बहुत ज़्यादा गैप करके भी खाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे बच्चों को थोड़े थोड़े समय में थोड़ा थोड़ा खाना देते रहना चाहिए और हमें ठीक टाइम पे ठीक खाना खाना बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं आपको यहाँ पे ऐड करके बताना चाहूँगा। आप ज़रा पुराने टाइम पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि पुराने टाइम पे लोग सुबह में बहुत ज़्यादा भरपेट खाना खाया करते थे, और आज का टाइम देखिए, सुबह का खाना हम सबसे कम खाते हैं और रात का खाना सबसे हेवी खाते हैं। आप जरा सोचिए, सुबह में हमारा स्टमक जो है वो बहुत फ्रेश और न्यू होता है। मतलब सुबह में स्टमक जो है वो सारे के सारे जो भी जूसेस हैं उसके अंदर वो सारे नए और फ्रेश बनते हैं। उस टाइम पे अगर हम उसे जो भी खाना देते हैं वो उसे बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है। धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बीतते चला जाता है, रात तक उसकी कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। और हम रात में क्या करते हैं? रात में ही सारे पार्टी फंक्शंस करते हैं और तब रात को
जब हमारा एसिड और बाकी जो दूसरे एंजाइम्स होते हैं उनकी कैपेसिटी, उनकी शक्ति खाना को डाइजेस्ट करने की काफ़ी कम हो जाती है, तो जितना भी हेवी खाना होता है, जितना भी स्पाइसी खाना होता है, हम रात को ही खाते हैं। कहा जाता है कि रात का खाना सबसे कम और सबसे सॉफ्ट होना चाहिए, सुबह का खाना जितना भी स्ट्रॉन्ग आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात पे गौर कीजिएगा। आप भी अपने सुबह के खाने को काफ़ी हेवी बना सकते हैं, रात का खाना सॉफ्ट और स्मूथ हो। रात को खाने के बाद हम कोई वर्कआउट तो करते हैं, हम चुपचाप जाके सो जाते हैं, स्टमक को थोड़ी दिक्कत होती है वैसे खाना को डाइजेस्ट करने में। इसीलिए आप अपने रात का खाना थोड़ा सॉफ्ट करिए, थोड़ा सरल करिए, ताकि स्टमक को दिक्कत कम सहनी पड़े। अगला जो हमारा टॉपिक है, ह्यूमन का जो हार्ट होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, मेल और फीमेल में दोनों हार्ट थोड़े डिफरेंट होते हैं। फीमेल का हार्ट मेल के हार्ट के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है, लेकिन हार्ट बीट इनका थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि मेल के मुकाबले फीमेल्स में बॉडी का जो मास है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। बॉडी को, हार्ट को, ब्लड को काफ़ी अंदर अंदर तक चीज़ों को, ब्लड को पंप करना होता है, इसीलिए उसे जोर जोर से धड़कने की जरूरत भी होती है। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि फीमेल्स में, महिलाओं में मेल्स के कंपैरिजन में आधा लीटर तक खून कम होता है, तो खून कम होने की वजह से इसे जोर जोर से बीट करके बाकी ऑर्गन्स में पहुंचाने की जरूरत होती है। क्या आपको मालूम है, हमारा जो लेफ्ट लंग होता है वो राइट लंग से थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि उसे हार्ट को स्पेस देना होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हार्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट नहीं होता, एकदम सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है। हार्ट का जो नीचे का कॉर्नर होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर झुका होता है, लेकिन सेंट्रली प्लेस्ड होता है हार्ट, बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा उसका जो कॉर्नर नीचे वाला पॉइंट है वो थोड़ा लेफ्ट साइड की ओर होता है, इसलिए जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा आर्क बना देता है ताकि हार्ट वहां पे ठीक से एडजस्ट कर सके। अगला पॉइंट जो है हमारा, क्या आपको मालूम है, हम अपने बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसको अगर आधा या 25% निकाल भी दें तो हम सर्वाइव कर जाएंगे। सबसे वाइटल ऑर्गन आपको क्या लगता है? शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग क्या है? आप कहेंगे सारे अंग ही इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल, लेकिन कोई ऐसा अंग जिसके निकल जाने के बाद इंसान जीवित ही ना रहे। मेरा अपना मानना है कुछ 3-4 ऑर्गन्स के नाम आपको बताऊंगा जिसके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं, जैसे हार्ट, लंग्स, ब्रेन। इन चीजों के बिना आप जिंदा रह ही नहीं सकते। आप अपने हाथ के बिना जिंदा रह सकते हैं, आप अपने पैरों के बिना भी जिंदा रह सकते हैं, हो सकता है आपके इंटेस्टाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, काट के निकाल लीजिए फिर भी जिंदा रह लीजिएगा। इनके बिना तो आप जी ही नहीं सकते, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट होता है। हार्ट एक इंजन है, हार्ट ब्लड पंप करता है बाकी ऑर्गन्स को, और उसी ब्लड में खाने की चीजें और ऑक्सीजन होता है। खाना से एनर्जी तभी मिलेगा जब ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन होगा, और ये सारी चीजें ब्लड में होती हैं, और ब्लड हार्ट पंप करता है, इसीलिए हार्ट का 24 घंटे चलते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हार्ट एक बार चलना शुरू करता है तो ये जिंदगी भर चलते रहता है। हार्ट बंद हो गया, हम बंद हो जाएंगे, और ये कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है जिसका स्विच ऑन ऑफ कर दिए तो दोबारा ऑफ हो जाए। इसलिए आप अपने हार्ट का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करते रहें, और आपका जो डाइट हो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो, जिससे हार्ट को कोई परेशानी ना हो। आप हार्ट को हेल्दी रखने के लिए फैटी चीज थोड़ा कम खाइए, बैड कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम ले, पानी पीजिए, और फाइबर वाले फूड्स ज़्यादा खाइए, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपने खाने में, अपने डाइट में ऐड करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सरसाइज करते रहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आपको मालूम है जो बच्चे पैदा होते हैं तो वो उनका जो आंख होता है वो ब्लू कलर का होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज़ को अपने मुंह में लगा लेते हैं। इसका क्या कारण होता है? क्योंकि उनका जो सेंस होता है ना, हाथ का जो सेंस ऑफ टच होता है वो बहुत वीक होता है, लेकिन उनका सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो डेवलप होता है। तो हर चीज़ को, कोई भी ऑब्जेक्ट के टेक्सचर को, कोई भी चीज़ कैसा है उसको मुंह में टच करके कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीज़ कैसा है, क्योंकि वो हाथ से उस चीज़ को ठीक से फील नहीं कर पाते, इसीलिए वो अपने माउथ का इस्तेमाल करते हैं। वैसे बच्चे जब छोटे होते हैं, 6 महीने तक की बात करें तो वो बच्चे चीज़ों को ठीक से देख नहीं पाते। जैसे हम कहते हैं कि बच्चा अपनी माँ को पहचान रहा है, अपने पापा को पहचान रहा है, अपने भाई, अपने दादाजी को पहचान रहा है, लेकिन
माँ जब उसके पास आती है तो बड़े आसानी से वो माँ के पास चला जाता है। वो इसलिए देख के नहीं बल्कि अपनी माँ के बॉडी के स्मेल से वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो उनके पास चला जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा अपनी माँ के पास रहता है और वो स्मेल वो उसे पहचान लेता है। तो इसीलिए बच्चा को आप ये मत कहिएगा कि वो समझता है, देखता है और पहचानता है। पहचानेगा, थोड़ा टाइम लेगा। 6 महीने के बाद बच्चा धीरे धीरे डेवलप होना शुरू करता है। आगे बढ़ते हुए, क्या आपको मालूम है एक जो बच्चा होता है, हमारे हाथ में जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ये फिंगरप्रिंट्स, इनका काम क्या है? वैसे अगर हम इसे धर्म से नहीं जोड़े तो फिंगरप्रिंट्स अगर ना हो तो आप किसी भी चीज को ठीक से होल्ड नहीं कर पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये जो टेक्सचर है, ये जो रुखड़ापन है, वो चीजों को पकड़ने में बहुत मदद करता है। तो बच्चों में ये फिंगरप्रिंट जो होता है वो बहुत काफी लेट से डेवलप होता है। 3 मंथ के बाद ये डेवलप होना शुरू होता है। हम अब सेंसेस की बात करने वाले हैं। अगर हम आपसे पूछें कि हमारी बॉडी में कितने सेंसेस होते हैं, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। बचपन से हमें बताया जाता है कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, ईयर्स, टंग और ये स्किन। इन चीजों से हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, वातावरण को महसूस करते हैं। अगर इन किसी भी ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कमी आती है, तो हम एनवायरनमेंट को ठीक से महसूस नहीं कर पाएंगे। आप इमेजिन करिए, आप सड़क पे चल रहे हैं लेकिन आपके सुनने की जो शक्ति है वो थोड़ी सी कम हो गई है, आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इमेजिन करिए आप घर में सोए हैं और कहीं आग लग जाए और आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप उस चीज को सूंघेंगे नहीं और फिर जलने के बाद वो चीज और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए जब कोई चीज जलता है तो हम तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। ब्रेन हमें बताता है कि कोई नई चीज जल रही है। कोई भी स्मेल जब हमें मिलता है ना तो हम ऐसे करके सूंघने की कोशिश करते हैं। ये हमारा इनवॉलेंटरी एक्शन है, क्योंकि नए स्मेल जो होते हैं वो ब्रेन को एक अलर्टनेस प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये नया चीज क्या है, कहीं कोई डेंजर तो नहीं है। क्या आपको मालूम है फीमेल्स का जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो मेल्स से ज्यादा होता है? जी हाँ, फीमेल्स किसी भी चीज को ज्यादा अच्छे से स्मेल कर पाती हैं और उसे याद भी रख पाती हैं। इसीलिए जब आप घर पे जाते हैं तो आप अपनी वाइफ से, जैसे आप अगर कोई चीज खा के जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी वाइफ या आपकी मम्मी या आपकी बहन को बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, क्योंकि उनका सेंस ऑफ स्मेल काफी अच्छा होता है। इसलिए अगली बार से कुछ ऐसी चीजें खा के मत जाएं जो जिसे आपकी मम्मी, आपकी वाइफ, आपकी बहन या कोई भी लेडी देख के आपको डांटे। ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हुए, क्या आपको मालूम है ईयर वैक्स जो होता है, कान में जिसे हम मैल बोलते हैं, उसका बनना बहुत जरूरी होता है। वो हेल्दी ईयर के लिए बहुत जरूरी है। कान में वैक्स का बनना जरूरी क्यों है? आप ईयर को देखेंगे तो यहाँ पे एक कनाल है, एक रास्ता है जिससे आवाज होकर अंदर जाती है। अब आवाज के साथ साथ कान के अंदर हवा भी जाता है। हवा में धूल भी हो सकता है कुछ छोटा सा कीड़ा भी हो, बैक्टीरिया भी जा सकता है। तो उसे रोकने के लिए कान ऑयल बनाता है, एक तेलीय पदार्थ बनाता है, जिससे ये चीजें उसमें ट्रैप हो जाती हैं, फंस जाती हैं और फिर बाद में हम उसे साफ कर लेते हैं। तो साफ कराने के लिए हमें किसी भी चीज का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है हम उसे और पुश करके अंदर की ओर कर दें। इसीलिए आप खुद से ईयर क्लीनिंग ना करें। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं, क्या आपको मालूम है जब हम हेवी ईटिंग करते हैं, जब हम खाना ज्यादा खा लेते हैं तो हमारा जो हियरिंग सेंस होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसीलिए थोड़ा कम खाइए। मैं ये नहीं कह रहा भूख से कम खाइए, लेकिन जितना भूख है उतना खाएं। और फिर से मैं आपको बता दूं, रात को थोड़ा कम खाएं, सुबह में हेवी खाना खा सकते हैं, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत लंबा समय होता है। अगला टॉपिक हमारा है कि आपको मालूम है आप खाने को अगर बिना चबाए खाते हैं तो आपको उसमें टेस्ट नहीं मिलेगा। खाने में क्या होता है, जब हम खाने को माउथ में रखते हैं तो मुंह में लार की ग्रंथियां होती हैं। लार की ग्रंथियां, जिसे सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, वो सलाइवा रिलीज करती हैं। सलाइवा जिसे लार कहते हैं, उसमें कई तरह के पाचक रस होते हैं, कई तरह के एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स खाने में मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मोस्टली स्टार्च, उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे खाने को हम बेहतर ढंग से टेस्ट कर पाते हैं।
मैं आपको एक और फैक्ट बताता चलूं, अगर आपको किसी भी खाने का टेस्ट ज़्यादा लेना है तो आप उसे वार्म में ही खाएं, यानी कि थोड़ा अगर गुनगुना है, थोड़ा गर्म है, तो आप ज़्यादा खाने का टेस्ट ले सकते हैं। इसका एक कारण है, जब खाना गर्म पड़ता है जीभ पे तो हमारे टंग पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स, जिसे स्वाद के निकाय भी बोलते हैं, जब उसको थोड़ी गर्मी मिलती है टेस्ट बर्ड्स खुल जाते हैं, एक्सपेंड करते हैं और खाने में जो पोषक तत्व हैं वो उसे ठीक से एब्जॉर्ब कर पाता है और फिर वो हमारे ब्रेन को ज़्यादा टेस्ट देता है, हम ज़्यादा आभास कर पाते हैं, एक अच्छे टेस्ट का आभास कर पाते हैं। और आपसे एक और बात बता दूं, ज़्यादा खाने के टेस्ट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप खाना को ज़्यादा गर्म करके खा लें, अदरवाइज आपका जीभ जल सकता है। इसलिए ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, खाने को गुनगुना खाएं। अगला जो हमारा टॉपिक है, क्या आपको पता है कि जब आदमी 50 इयर्स या 55 इयर्स का हो जाता है तो उसका जो स्नोरिंग होता है, यानी कि खराटे मारना, वो थोड़ा आ जाता है। बुढ़ापे के बाद क्या होता है ना कि ये जो हमारा फेरिंग्स है, ये एरिया थोड़ा सिकुड़ने लगता है, हवा को जाने का रास्ता थोड़ा कम मिलता है। अब हवा जाता है तो ये एरिया को क्या करता है, वाइब्रेट करता है, खोलने की कोशिश करता है, जिससे आवाज़ आती है, स्नोरिंग की आवाज़ आती है। और स्नोरिंग की आवाज़ बहुत इरिटेटिंग होती है। अगर आप सोए हैं और बगल में कोई खराटे मारता है तो मैं समझ सकता हूँ आपको कितना गुस्सा आता है। क्या आपको मालूम है, अब हम डिजीज और इंजरी की बात करेंगे। डिजीज का क्या मतलब होता है, बीमारी। हम सब इस दुनिया में शायद ही कोई वैसा इंसान होगा जो कभी बीमार ना हो। जब हम बीमारी की बात करते हैं तो बीमारी हमारे शरीर के कई अंगों में होता है, लेकिन जब आप बीमारी को समझेंगे तो आप पाएंगे बीमारी कई केसेस में डिफाइन किया जा सकता है। बीमारी को शरीर के रूप के अलावा हम और कई तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या आपको मालूम है, अगर आप शारीरिक रूप से पूरे स्वस्थ हैं, मतलब शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, आपको कोई डिप्रेशन है, आप स्ट्रेस में हैं, तो भी आप बीमार हैं, मानसिक रूप से आप बीमार हैं। शरीर को स्वस्थ रहने के लिए हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी फिट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब हम शारीरिक रूप की बात करें, यानी कि शारीरिक रूप, बॉडी फिजिकली कैसे हेल्दी रहें। अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करते रहें, आप शरीर से जरूर स्वस्थ रहेंगे। और दिमाग से स्वस्थ रहने के लिए आपको थोड़ा कम सोचना है, निगेटिव कम सोचना है। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि हमारे शरीर में 90% जो बीमारियां हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, वो स्ट्रेस, डिप्रेशन में ज़्यादा क्रिएट होती हैं। आपका सोच आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है। आप जब बीमार होते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचते रहिए, आप जल्दी ठीक होंगे। डॉक्टर्स भी ये बात कहते हैं। अगली बात मैं आपको बताता चलूँ, ये काफ़ी आपको चौंकाने वाला है, ये फैक्ट काफ़ी चौंका देगा। क्या आपको मालूम है, दुनिया में जितने भी हार्ट अटैक आते हैं वो ज़्यादातर मंडे को आते हैं। इसका क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं वो सैटरडे यानी वीकेंड पे पार्टी करते हैं, बहुत खुश होते हैं, भाई सैटरडे आने वाला है तो बहुत पार्टी होगी। सैटरडे फुल नाइट पार्टी किया, संडे को बहुत ज़्यादा वो लोग रेस्ट करते हैं। लेकिन अगले दिन जो काम करने की टेंशन होती है वो उन्हें डिप्रेस कर देती है और तब जाकर के ये डिप्रेशन उनके हार्ट अटैक का कारण बनती है। आप ऐसा तो नहीं करते और आपको करना भी नहीं चाहिए। काम पे वापस जाना जरूरी है, तभी तो अगला वीकेंड आएगा, फिर जाकर के हम वहाँ पे खूब सारा पार्टी कर सकते हैं। अगला जो हमारा फैक्ट है कि आपको मालूम है, इंसान जो है वो खाने के बिना काफी दिनों तक रह सकता है, लेकिन सोने के बिना और पानी के बिना बहुत कम दिन तक रह सकता है। सबसे ज्यादा लंबा जो नॉन स्लीपिंग पीरियड है वो 11 डेज का देखा गया था। एक आदमी 11 डेज तक नहीं सोया, लेकिन 11 डेज के बाद जब उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी तो देखा गया कि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है, यानी उसको कोई कहीं कहीं कोई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसे चीज़ें याद नहीं रह रही। तो आपका स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने दिमाग को और अपने शरीर को आराम देना बहुत ज़रूरी है। दिन का कम से कम 6 घंटा आराम जरूर दीजिए और दिन में कम से कम आधे से 1 घंटा सोने की जरूर कोशिश करिए, और वो भी दोपहर के टाइम पे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपको मालूम है जो बेबीज होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, जब वो पैदा होते हैं तो उनके शरीर में 300 बोन्स होते हैं, 300 हड्डियां होती हैं। फिर से मैं आपको बताता चलूं कि हड्डियां नहीं होती बल्कि कार्टिलेज होते हैं।
काफी सॉफ्ट होते हैं। पैदा होने के समय बच्चे को एक ऐसे चैम्बर से निकलना है, जो माँ का जो गर्भ होता है वो काफी छोटा होता है और बच्चा उसमें सिकुड़ा हुआ होता है, और जब वो निकलना होता है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, उसका लचीला होना बहुत जरूरी है। आप अपने कान को देखिए, ये भी एक तरह का हड्डी है, ये जो है ये कार्टिलेज है, सॉफ्ट बोन इसको बोलते हैं, तो आप इसको मोड़ सकते हैं। इसलिए जब बच्चे को निकलना होता है माँ के गर्भ से, तो उसके बॉडी में जो कार्टिलेज होते हैं ये निकलने में हेल्प करते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ये कार्टिलेज आपस में जुड़ते चले जाते हैं। अब मान लीजिए 2 कार्टिलेजेस हैं, अब दोनों जुड़ गए तो ये एक बन जाएगा। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये 300 बोन्स बाद में जाकर के 206 बोन्स हो जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, क्या आपको मालूम है हम सुबह में 1 सेंटीमीटर लंबे होते हैं शाम के अलावा, शाम के बजाय। ऐसा क्यों होता है? दिन भर चलते चलते क्या होता है कि हमारे जो कार्टिलेज, लिगामेंट, बोन्स होते हैं उसमें थोड़ा कंप्रेशन आता है, वो थोड़ा सा पुश होकर के थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो जब हम सो के उठते हैं सुबह में तो ये एक्सपेंड कर जाते हैं और हमारी आयु थोड़ी सी लंबी होती है। क्या आपको मालूम है हमारे बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा पार्ट है जो अपने आप को कभी हील नहीं कर सकता, और वो है आपका टूथ। आपका दांत अगर टूट जाए तो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए आप अपने दांत का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आप जब कहीं चलते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप गिरे नहीं, क्योंकि अगर आप पहली बार गिरे, जैसे अगर आप 12 साल से नीचे के हैं तो आपका जो दांत है 12 साल 15 साल, जब तक आपके माउथ में परमानेंट टीथ नहीं आ जाता, पहली बार जो दांत है उसके टूटने के बाद दोबारा दांत तो आ जाएगा, लेकिन एक बार परमानेंट टीथ आ गया, अस्थाई दांत आ गया, उसके टूटने के बाद दांत दोबारा नहीं आ सकता, फिर आपको डुप्लीकेट वाला दांत लगवाना होगा, जिसका प्रॉब्लम आप समझते हैं। इसलिए आप अपने दांत का ध्यान जरूर रखें। क्या आपको मालूम है हमारे जो बोन्स होते हैं, कुछ ऐसे बोन्स हमारे पास हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन स्टील से भी स्ट्रॉन्ग है। क्या आपको मालूम है कि हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? जबड़े का बोन होता है, जॉ का बोन होता है। क्या आपको मालूम है हमारे शरीर का सबसे लंबा बोन कौन होता है? हमारा जो थाई है, जांघ की हड्डी है, वो सबसे लंबी होती है, जिसको फीमर नाम से जानते हैं। क्या आपको मालूम है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। क्या आपको मालूम है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? लिवर होता है। लिवर जो 1.5 किलो तक का होता है। लिवर के बारे में एक और बात आपको मैं बताता चलूं, लिवर में दोबारा बनने की क्षमता होती है, रीजेनरेशन जिसको बोलते हैं। लिवर का थोड़ा सा पार्ट भी अगर बचा हुआ है बॉडी में, बाकी का टूट गया, रिमूव हो गया, फिर भी वो वहां से बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि लिवर को स्ट्रॉन्ग कैसे रखा जाए? लिवर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको खाना, आपका जो डाइट है उसका सही रहना बहुत जरूरी है। खाना बहुत ज्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा तेलिया, बहुत ज्यादा मसाले वाला नहीं होना चाहिए। लिवर काफी हेल्दी रहेगा, और अगर लिवर हेल्दी रहेगा तो आपका डाइजेशन हेल्दी रहेगा, और जब आपका डाइजेशन हेल्दी रहेगा तो आपका पूरा शरीर हेल्दी रहेगा। आगे बढ़ते हुए क्या आपको मालूम है हमारा जो हम अपने लाइफ की शुरुआत जो है वो बहुत ही छोटे एक सेल से करते हैं। आज हमारे शरीर में 100 खरब से ज्यादा सेल्स हैं, 100 खरब से ज्यादा कोशिकाएं हैं, लेकिन हमारी शुरुआत एक सेल से हुई थी, केवल एक सेल से। और आज वही सेल देखिए डिवाइड करते करते, विभाजित होते होते कितने सारे करोड़ों और अरबों और खरबों सेल्स में डिवाइड हो चुका है। क्या आपको मालूम है पूरी दुनिया में सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ है। ब्लड ग्रुप की बात करें तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। एक ए होता है, एक बी होता है, और एक ए बी होता है, और चौथा ओ होता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो इसमें भी आप पॉजिटिव नेगेटिव लगा दीजिए, तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव। ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं। इसके अलावा भी एक और 2 ब्लड ग्रुप्स हैं। सबसे रेयर ब्लड ग्रुप जो है वो होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये बॉम्बे में ही मिला था, एक डॉक्टर थे जिनके पास ये ब्लड देखा गया था। और आपको एक बात बताता चलूं, आज तक जितने भी लोग हैं, माना जाता है कि अभी तक केवल 100 लोगों में ही ये ब्लड ग्रुप पाया गया है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसी टॉपिक के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूं और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहें। फिर आगे हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर के आपके साथ जरूर आएंगे। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। Audio Jungle.